स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी कि मूविंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास मेरे यानी अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो चार्ज जब मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, या करंट जब फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। उसी के बारे में हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि जैसे कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, ठीक। देखिए, हम बार मैग्नेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने 10th में उसके बारे में देखा भी है, उसको एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को कंसीडर करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है। अब देखिए, इस बार मैग्नेट के पास का जो स्पेस है, इसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएं या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाएं, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हम आयरन नेल्स ले, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं या कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये मैग्नेट उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना। हमने पढ़ रखा है 10th में कि नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसके चारों ओर जो स्पेस है, इसमें अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाएं या कोई मैग्नेट लाएं तो ये वाला मैग्नेट जो है वो इसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। यानी कि इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है चारों ओर स्पेस में, जिसकी वजह से इसके ऊपर वो एक फोर्स अप्लाई करता है। तो यही स्पेस जो है कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यानी किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसा स्पेस है जिसमें इसके इन्फ्लुएंस की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट is the space around it in which its influence exists। मतलब इसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई करता है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट के ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि जब चार्ज मूव करता है, करंट फ्लो होती है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसके लिए क्या किया, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे इन्होंने बताया, 18th सेंचुरी की बात है, उससे इन्होंने बताया कि जब करंट फ्लो होती है या चार्ज मोशन करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझते हैं जल्दी से, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट।
ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑर्स्टेड ने एक सर्किट लिया, यानी एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके पास जब वो एक मैग्नेटिक निडल को ले गए तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक निडल बेसिकली क्या है, एक बहुत ही छोटा सा कंपास है, ठीक है ना। अगर आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो नॉर्थ या साउथ में रुकता है जाकर के। तो एक बहुत छोटा सा कंपास है, मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मैग्नेटिक निडल। इसके अंदर देखिए एक एरो सी है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ये तो आपको नहीं दिखेगा, हॉरिजॉन्टली अगर हम रखते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है ना। इसकी जो एरो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, जो इसका टिप है वो नॉर्थ की तरफ और जो बैक एंड है इसका वो साउथ की तरफ रुकता है। तो ये नॉर्थ और साउथ में क्यों रुक रहा है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही अपने आप को सेट कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ऑर्स्टेड ने क्या किया कि एक वायर लिया, इसको एक सेल से करंट प्रोवाइड करने के लिए कनेक्ट कर दिया। यहां पर उन्होंने एक एमीटर भी लगा दिया, एक रिहोस्टेट भी हम लगा सकते हैं, और एक की जो है यहां पर एक की लगा दी। अब देखिए क्या करते हैं वो, ये यहां पर एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, इस तरह से एक मैग्नेटिक निडल को ये रखते हैं। तो क्या देखते हैं यहां पर, मान लीजिए मैग्नेटिक निडल इस तरह से रुकी हुई, ठीक है। तो जैसे इसमें इन्होंने की को क्लोज किया, यानी स्विच ऑन किया, करंट जो सर्किट है कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होने लगी। तो जब करंट फ्लो होने लगी तो जैसे करंट फ्लो हुई, पहले निडल ऐसे थी, निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, फिर इन्होंने करंट बंद की, फिर निडल थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन पे आ गई, फिर करंट ऑन किया, फिर देखते हैं कि निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई करंट फ्लो होती है इस निडल को डिफ्लेक्ट करती है। अब निडल को कौन डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, कोई दूसरा मैग्नेट। यानी कि इस वायर में जब करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। अब की बार इन्होंने करंट की डायरेक्शन, बाकी सेटअप वैसे ही, केवल सेल की पोजीशन बदली, यानी उसकी पोलरिटी को थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। देखिए प्लस माइनस, अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, माइनस प्लस, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब की बार करंट ऐसे फ्लो होगी, इस तरह से, जब भी आप की को क्लोज करेंगे। तो पहले निडल ऐसे रखी हुई थी, इन्होंने की को क्लोज किया, यानी जैसे करंट फ्लो हुई डिफ्लेक्शन हुआ निडल में। अब जब डिफ्लेक्शन हुआ तो क्या देखते हैं कि पहले जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, अब की बार उस डायरेक्शन के अपोजिट डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली बार जिधर की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ था उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली बार निडल ऐसे घूमी, अब की बार निडल ऐसे घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है टेस्ला, टेस्ला, ठीक है। और भी यूनिट्स होती हैं, आगे हम समझते चलेंगे जब, तो धीरे धीरे यूनिट्स आएंगे, गॉस है और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो सब चीजें। तो क्या हुआ कि एसआई यूनिट जो है टेस्ला है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब कोई करंट फ्लो होती है, चार्ज मूव करता है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में अपने ऑर्स्टेड ने हमको बता दिया। अब देखते हैं कि जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, यानी उसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या। तो उसके लिए एक लॉ दिया, बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। एक्चुअली बायो-सावर्ट है बट टी साइलेंट है, तो बायो-सावर्ट लॉ।
अब हम देखते हैं बायो सावर्ट लॉ, यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से एक उसका एलिमेंट कंसीडर करके हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो बायो सावर्ट लॉ देखते हैं। बायो सावर्ट लॉ, अब देखिए बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट ने एक वायर कंसीडर किया और उसमें ये करंट फ्लो हो रही है आई। यहां पर एक पॉइंट इन्होंने लिया P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किए। मान लीजिए हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं केवल, ठीक है। डीएल एलिमेंट की वजह से उन्होंने क्या देखा कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मान लीजिए कि डिस्टेंस है यहां से r, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब एंगल आपने थीटा बना दिया, यानी कि ये डीएल और r कोई वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो r है वो इसकी पोजीशन बता रहा है, एक तरह से पोजीशन वेक्टर है, और डीएल जो है वो भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए करंट की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो टेंसर ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी अगर ये वेक्टर है, तो डीएल की डायरेक्शन हम वही कंसीडर करेंगे जो कि हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ही डीएल की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो डीएल की डायरेक्शन ये है डीएल वेक्टर की, और आर की डायरेक्शन ये है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। इस वायर में जितनी करंट बढ़ाते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल वगैरह से। dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। dB छोटे से एलिमेंट dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो dB जो है वो प्रोपोर्शनल टू df dl के, यानी कि आप इस एलिमेंट की लेंथ बढ़ाते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है ना। बहुत छोटा लिया उसे थोड़ा बड़ा लिया तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब इस एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है कि ये पॉइंट आप कहां पर कंसीडर कर रहे हो। जैसे जैसे साइन थीटा बदलेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 190 पर, तो थीटा 90 कब होगा जब ये पॉइंट हम बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर ले लें परपेंडिकुलरली। तो क्या हो जाता है, क्या देखते हैं कि थीटा पर भी डिपेंड करता है, इवन साइन थीटा पर, तो साइन थीटा पर डिपेंड करता है। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। जो डीएल एलिमेंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ कम और कम होता चला जाता है, ठीक है। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या आया, dP प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखें तो 1/r² यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। इनवर्स स्क्वायर लॉ को कूलम्स लॉ भी फॉलो करता था, और यहां पर भी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को बायो सावर्ट लॉ भी फॉलो करता है, ये दोनों में सिमिलरिटी। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ में है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाते थे 1/4πε0। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर है μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये है बायो सावर्ट लॉ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म, अभी स्केलर में लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी वेक्टर फॉर्म में भी हम लिखेंगे। तो μ0/4π ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो तो मीटर इधर है, मीटर आई इधर है, पर एम्पियर साइन थीटा डायमेंशनलेस एंगल। तो देखिए μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
अच्छा, तो ये म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी पे डिपेंड करता था और मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा। स्पेस की परमिएबिलिटी म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से म्यू नॉट निकाले तो 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है ना। स्पेस की परमिएबिलिटी 4 पाई × 10⁻⁷, बाकी किसी मीडियम की जो कुछ भी होगी वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। तो ये परमिएबिलिटी है। अब देखिए इसको अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर दो है हमारे पास, एक तो डीएल है और एक आर। ऊपर डीएल तो है हमारे पास, आर नहीं है, तो हम आर को ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो डीएल आर साइन थीटा इज इक्वल टू डीएल क्रॉस आर। वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर। अब देखिए डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट, तो dB की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल और आर के परपेंडिकुलर। अगर C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब क्या, C की डायरेक्शन क्या होगी, A और B की डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर, ठीक है। स्क्रू रूल से हम फाइंड कर लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर रूल, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम देखें, अगर मान लीजिए A इधर है और B इधर है, A क्रॉस B करना है, यहां पर स्क्रू ड्राइवर रखा आपने, A से B की तरफ चलेंगे। जब A से B की तरफ चलोगे तो देखो क्लॉकवाइज चलोगे ना, A से B की तरफ क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जब A से B की तरफ हमने क्लॉकवाइज चले हैं A टू B, तो स्क्रू ड्राइवर अंदर की तरफ जाएगा, और अगर स्क्रू ड्राइवर अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर इन केस हम B क्रॉस A करते तो B क्रॉस A में एंटी क्लॉक घुमाते तो स्क्रू ड्राइवर बाहर की तरफ आता, और अगर स्क्रू ड्राइवर बाहर की तरफ आता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही हो जाती, बाहर की तरफ। अच्छा, कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर या बाहर दिखानी तो क्रॉस और डॉट का यूज करते हैं। क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ, डॉट यानी कि बाहर की तरफ। एरो, जैसे एरो अगर अंदर जाए तो उसका बैक एंड देखें हम तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और अगर एरो बाहर निकल रही हो तो उसकी टिप हमें केवल दिखाई देगी, ठीक है ना, आगे की जो नोक है वही तो दिखाई देगी। तो इसलिए डॉट, बाहर की तरफ कोई चीज दिखानी है तो डॉट, अंदर की तरफ कोई चीज दिखानी है तो क्रॉस प्लेन ऑफ पेपर में, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये आ गया है हमारा बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो डीबी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया। मान लीजिए कि यहीं पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना, तो देखिए डीएल क्रॉस आर करेंगे, डीएल आई की डायरेक्शन में, आर ये, तो क्या हुआ, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। ऐसे स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे नीचे की तरफ जाएगा, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका स्केलर फॉर्म। अब देखिए अगर हम इस स्केलर फॉर्म को कंसीडर करें, यहां पर अगर ये पॉइंट, मान लीजिए ये वायर इस तरह से है, ये थीटा है, ये आर है, ये पॉइंट पी है। अगर इस पॉइंट पी को यहां पर आप शिफ्ट कर दो, ऐसे करंट फ्लो है यहां पर, तो देखिए ये जो रेडियस, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना एंगल बनाएगी इस पॉइंट पी से, 0। इस पॉइंट पी से 0 एंगल बनाएगी कि नहीं, 0 डिग्री का। तो अगर 0 रख देंगे यहां पर तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0।
इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये वायर के एंड्स पर अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लें अलोंग इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वायर के एक्सिस पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे या वायर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0। और अगर 90 डिग्री पर लेंगे तो मैक्सिमम रहेगा, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड्स पर जो है वो 0 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर यूज होगा। तो ये था बायो-सावर्ट लॉ। डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं मैंने आपको बता दिया, स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डायरेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, नोट कर लें। अब देखिए हम डिफरेंट शेप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट कंडक्टर, कोई थिन वायर है या रॉड है, उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a current carrying circular loop, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमने कंसीडर किया एक करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये एक करंट कैरिंग लूप है और इसकी ये एक्सिस है, ये सेंटर है इसका O। यहां पर हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, एक P पॉइंट हमने कंसीडर किया, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रही है। हम क्या करेंगे, हम पहले छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ को यूज करेंगे हम यहाँ पर, उसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम पहले कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर देखते हैं कि पूरा जो लूप है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया डीएल यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, ये डीएल एलिमेंट हमने कंसीडर किया, डीएल लेंथ हमने कंसीडर किया। मान लेते हैं इसकी रेडियस है ए, ये रेडियस है इसकी ए, और इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर। ये डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स, पॉइंट पी की डिस्टेंस। ये एंगल है थीटा या फाई, कुछ भी मान सकते हैं, फाई। अब देखिए यहां पर अगर हम इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, ठीक है, तो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट डीएल एलिमेंट। जो डीएल एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बायो-सावर्ट लॉ है। अब देखिए डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की तो हमारे पास कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। अभी जो हमने वायर देखा था ना, इस वायर की वजह से यहाँ पर हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो उससे भी तो निकल आएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, थंब को इधर रखा और मान लीजिए कि इस कंडक्टर को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये फिंगर जिधर कर्ल करेंगी उधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट इधर, फिंगर कर्ल कर रही हैं तो क्या हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन इधर, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
तो जिधर करंट है उधर थंब को रखेंगे, जिधर फिंगर कर्ल्स करेंगे उधर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसमें देखिए करंट इधर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब देखिए यहां पर जो थीटा है बेसिकली वो होता क्या है, थीटा एलिमेंट और जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो उस एलिमेंट को और उस पॉइंट को ज्वाइन करा रही है लाइन, उनके बीच का एंगल होता है। बायो सावर्ट में हमने देखा, अगर ये लूप है, ठीक है, ऐसे लूप है, ये लूप है, यहां पर इस पॉइंट को देखिए कंसीडर करिए, ऊपर वाले पॉइंट, ये लूप है, यहां करंट ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इस लूप के साथ कितना एंगल बनाएगी, इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ ऐसे डिस्टेंस जाएगी ना, ऐसे, ये लूप है, यहां पर ये लूप है, यहां पर पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस ऐसे सीधी खींचेंगे ना इस पर, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये डिस्टेंस ऐसे देखिए, ठीक है ना, ऐसे देखिए, मान लीजिए ये लूप होता, ये लूप है, और यहां पर आपने कहीं पर पॉइंट कंसीडर किया इस जगह पर, तो यहां से जो लाइन मिलाएंगे आप, वो लाइन यहां पर कुछ ऐसे आएगी कि नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी, तो इनके बीच का एंगल देखिए क्या है, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गई। तो ये एंगल यानी इस एलिमेंट के और इस डिस्टेंस के, लूप इस तरह से रखा हुआ है, डिस्टेंस ये है, ये एंगल कितना हुआ एलिमेंट और इसके बीच में, 90 डिग्री का, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90, तो dB इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो dB इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर है, जैसे कि इसमें अगर करंट आ रही है इस तरह से, और यहां पर अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखिए ऐसे लूप आप कंसीडर करिए, ये एंड नीचे है, ये एंड ऊपर है, यानी ऐसे करंट जा रही है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर करंट है, यानी कि ऐसे करंट है, ऐसे इस लूप में करंट ऐसे जा रही है इस तरह से। इस पॉइंट पर देखिए आप, यहां पर जो करंट है उसकी वजह से यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ऐसे फिंगर कर्ल होंगे, ऐसे कर्ल हो करके ऐसे जाएंगे कि नहीं, ऐसे कर्ल हो करके ऐसे जाए, तो यहां पर ऐसे घूमेगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यानी अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये dB, ठीक है। अगर हम यहां पर भी एलिमेंट कंसीडर करेंगे इस जगह पर, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा इस तरह से। अब सब मैग्नेटिक फील्ड सब पॉइंट्स की वजह से आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये डिस्टेंस मिला रही मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, यानी अगर ये पॉइंट P है तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये डायमेट्रिकली अपोजिट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस तरह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है उस पॉइंट P पर, ठीक है, सब पॉइंट्स की वजह से, इसकी वजह से ऐसे, इस वाले पॉइंट की वजह से अंदर की तरफ ऐसे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक, देखिए ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा, ये वाला एंगल फाई होगा, ठीक है। कैसे, देखिए किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, अगर ये तो 90 है, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस फाई है कि नहीं, ये वाला जो एंगल है, अगर ये 90 है फाई तो 90 माइनस फाई है। dB की डायरेक्शन r और dl के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, तो dl ऐसे है तो dl के तो परपेंडिकुलर है, ये r के देखिए, r के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल में 90 है, ये एंगल 90 है कि नहीं, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस फाई, ये पूरा 90 तो ये फाई हुआ कि नहीं, ये 90 माइनस फाई, ये पूरा 90 तो ये फाई तो हुआ, ठीक है, तभी चाहे इधर से देखिए तब भी 90 माइनस फाई आएगा, इधर से देखिए तब भी 90 माइनस फाई आएगा, तो ये एंगल फाई तो ये भी एंगल फाई, यानी कंपोनेंट हमने लिखा, तो ये आ गया dB cos फाई और ये आ गया dB sin फाई। इसी तरह से अगर यहां पर एलिमेंट हम कंसीडर करें तो इस एलिमेंट की वजह से भी ऐसे देखिए,
यहां सेंटर से उतनी दूरी पर ये एलिमेंट, उतनी दूरी पर ये एलिमेंट, फाई एंगल ये भी बनाएगा। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी बी साइन कॉस फाई और डी बी साइन फाई, कॉस फाई और डी बी साइन फाई। ये एंगल फाई तो ये एंगल फाई तो ये। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आपने यहां पर लिए हैं, ठीक है, उनके वर्टिकल कंपोनेंट तो बिल्कुल आमने सामने आएंगे, कैंसिल कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उनके ऐड हो जाएंगे, मतलब वही कंट्रीब्यूट करेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, वर्टिकल वाले तो कह रहे हैं हम एक दूसरे को कैंसिल किए दे रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं तुम लोग देखो केवल, ठीक है, तुम ही कंट्रीब्यूट करोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हॉरिजॉन्टल वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्टिकल वाले, इन दोनों के वर्टिकल कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों के आमने सामने वर्टिकल ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे गया वर्टिकल, ऐसे कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल जुड़ गए। ठीक है, तो केवल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल्स की वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से, और वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सिंस magnetic field vertical components of two diametrically opposite elements will cancel each other and only horizontal components contributes for magnetic field. Therefore, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है डीएल एलिमेंट की वजह से, इसका वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा किसी से, तो डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पर वो एक्चुअली क्या होगी, therefore मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट क्या होगी सर, मान लीजिए हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड जो डीबीएक्स, वो क्या हो जाएगी, डीबी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा। ठीक है सर, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो वर्टिकल में है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमें केवल मिलेगा, वर्टिकल नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके बाद, तो देखिए क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लूप, पूरे लूप की वजह से B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स, यानी कि डी बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की और डी बी की वैल्यू पुट करें तो B इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि A अपॉन आर। ठीक है, कितना आया, ये जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर लेते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई A, रेडियस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चाहे जिस एलिमेंट से लो, जब लूप इस तरह से है तो सारी R इक्वल ही होंगी, तो ये हो गया कितना R3। बचा क्या सर, DL, तो DL को इंटीग्रेट कर देते हैं बस। ठीक है ना, DL क्या होगा, DL को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, 0 से 2 पाई A, यानी कि DL ओवरऑल होगा क्या, DL होगा सरकमफेरेंस इस लूप का, सर्कुलर लूप का। तो क्या आ गया ये, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई R3 2 पाई A। तो 2 से 4 पाई से पाई कितना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2R3। R की वैल्यू पुट करें, देखिए
r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अगर हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आया ये b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका कि अगर हम सेंटर पर निकालें तो कितना होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां से और देखी हमने कि जब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है। अच्छा, और चीज देखिए, अगर आप x को घटाओगे सर, x को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। x को कम करेंगे यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा। ठीक है, तो हम सेंटर पर देखें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop, तो सेंटर पर क्या होगा सर, x 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर पर x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 रख दें तो b इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, s को 0 कर दिया, a स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 यानी कि क्यूब आ गया, a स्क्वायर से a क्यूब को कैंसिल किया, कितना आ गया, a म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये है लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अगर ये जो लूप है वो एक लूप ना हो करके n टर्न्स की एक कॉइल हो। ठीक है, n टर्न की एक कॉइल हो, यानी कि एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, इस तरह से n टाइम्स टर्न कर दिया है वायर को। ठीक है ना। तो देखिए, पहले क्या होता था, एक लूप है तो एक बार करंट आई, एक बार और लिया तो 2 बार करंट आई, 2 लूप हो गए एक तरह से। इसी तरह से n लूप हो जाएंगे तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कि नहीं यहां पर। ठीक है ना, यानी कि फॉर ए लूप ऑफ n टर्न्स, लूप ऑफ n टर्न्स का मतलब हो गया क्वाइल, क्वाइल ऑफ n टर्न्स। तो n टर्न्स है तो एक्सिस पर कितना हो जाएगा, एक्सिस पर जहां पर i है वहां पर अब आप ni कर दो, यानी कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था वो अब n टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसी तरह सेंटर पर, अगर सेंटर पर निकालेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर n टर्न्स की कॉइल है तो ये उसके लिए फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं अगर ये रिंग हाफ होती तब क्या होता। ठीक है, अगर आधी रिंग कंसीडर करें या कोई हम सेगमेंट कंसीडर करें तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए, अगर हम एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ ए सर्किल या लूप, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेगमेंट कंसीडर किया ये, और ये सेंटर है सर्किल का, यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रही है, ये आर्क जो है वो कुछ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, हमने कहा थीटा एंगल बना रही है।
ठीक है, कितना एंगल बना रही है, तो हमने क्या कहा कि थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर। अब इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर ओ पर फाइंड करिए। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है सर कि देखिए जब आपने पूरा लूप कंसीडर किया था तो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा था, 360 यानी कि 2 पाई। अगर पूरा लूप लिया था तो सेंटर पर 2 पाई का एंगल बना रहा था, यानी कि जब एंगल 2 पाई था तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अभी फॉर्मूला डिराइव किया है पीछे। जब एंगल 2 पाई था तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2a था। जब यूनिट एंगल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2a अपॉन 2 पाई, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। तो अगर थीटा एंगल लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू थीटा, यानी कि इस सेगमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू थीटा। ठीक है ना, ये थीटा रेडियन में रखना है। ठीक है, थीटा को रेडियन में रखेंगे। अब मान लीजिए हम एक हाफ रिंग कंसीडर कर लेते हैं, हाफ लूप, सेमी सर्कुलर लूप, कुछ भी कहें आप, हाफ लूप अगर हमने कंसीडर किया, मतलब ये सेंटर है, ये हो गया फुल लूप और ये सेंटर है, तो हमने हाफ लूप अगर केवल लिया तो देखो भाई, जब फुल लूप की वजह से आपने लिया था तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a था। अब उसका भी हाफ कर दोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2a का, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a हो जाना चाहिए। सही बात है। अब इस वाले फॉर्मूले से देखें क्या आता है। अगर थीटा एंगल बनता तो ये फॉर्मूला, तो ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल, यानी कि पाई एंगल बनाएगा। ये हाफ लूप पाई एंगल बनाएगा। यहाँ पर पाई रख के देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू पाई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a। देखिए ज़रा, पहले का हाफ ही तो हो गया है। 2 पाई जब एंगल फुल रिंग होती तो इतना होता है, हाफ रिंग होती तो इतना होता है, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लें। तो कोई सेगमेंट अगर दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको फाइंड करते हैं। अब कुछ बात और कर लें जल्दी से डायरेक्शन की, और एक ग्राफ देख लेते हैं हम। तो देखते हैं हम, जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप की वजह से और जो डिस्टेंस है उसकी एक्सिस पर, ठीक है, उनके बीच में क्या कर्व है। तो देखिए, सेंटर पर लूप के मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसके बाद इधर भी बढ़ेंगे तो घटेगी, एक्स बढ़ेगा जैसे से मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और इधर भी घटेगी। तो कर्व कैसे हो गया ये ग्राफ, ये अगर मान लीजिए कि O पॉइंट है, सेंटर है, और ये x प्लस एक्स माइनस एक्स इस तरह से भी ले सकते हैं। तो जो सेंटर है उस पर तो होगी मैक्सिमम, उसके बाद इधर भी घटती चली जाएगी जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे आप, और इधर भी घटती चली जाएगी जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे। ठीक है, और ये पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट पर जाके जीरो होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी इनफाइनाइट तक। अब देखिए, थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे लूप है, अब इस लूप में क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज दी गई हमें, और इसमें दी गई है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। भी एंटी क्लॉकवाइज का हमने किया है डेरिवेशन, तो बाहर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे, बाहर की तरफ हुए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हुई। ठीक, देखिए डिपेंड करता है कि आप देख जिधर से रहें उधर से ही डायरेक्शन बताएंगे आप। मान लीजिए आप लूप सामने देख रहे हैं और आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज करंट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर अंदर एंटर करेगी और दूसरी तरफ निकलेगी वो बाहर। तो जिधर से आप देख रहे हैं उधर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामने देखा लूप क्लॉकवाइज करंट तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो बाहर की तरफ उस लूप से यहां पर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आपकी क्लॉक कहां होती है, घर के अंदर, तो अंदर की तरफ क्लॉकवाइज करंट, यानी कि अंदर की तरफ आपको प्लेन ऑफ पेपर में क्लॉकवाइज दिखाई दे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और दूसरा हुआ है एंटी क्लॉक, बाहर एंटी बाहर आए तो एंटी क्लॉक बाहर की तरफ, कैसे भी याद कर लो। अब देखिए यहाँ पर
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो हमने एक मैग्नेट के बारे में जानते हैं, मैग्नेट के बारे में क्या जानते हैं कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये एंटर कर रही हैं वहां साउथ पोल बनना चाहिए। तो देखो यहां पर एंटर कर रहे हैं ना, तो ये लूप जो है ये वाला एंड इसका साउथ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है सर। और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती, यहाँ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ऐसे एन और एस से भी आप समझ सकते हैं, ये एन ये एस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जरा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है, आप खड़े हो, बीच में लूप है। आपको जो चीज़ आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। आपको जो चीज़ क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट आपको दिखाई दे रही है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। यानी कि अगर आपको क्लॉक दिख रहा है तो आपकी तरफ बना साउथ पोल, लेकिन उसी समय उधर जो खड़ा है उसको एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है, लूप बीच में है ना आप दोनों के, तो उधर बना नॉर्थ पोल। यानी कि जो मैग्नेटिक जो हमारा जो लूप हमने कंसीडर किया है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, एक मैग्नेट की तरह है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट लूप। अब कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करते हैं। जैसे कि देखिए, हमें एक वायर है, वो कुछ इस तरह से इस शेप में बेंड किया गया है। ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी रेडियस है वो ए है, ए डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, यानी कि अगर हम फुल रिंग बनाएं तो इसका सेंटर होगा। तो इस सेंटर ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम तीन पार्ट में अगर समझें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरे पार्ट की वजह से, ये जो तीसरा पार्ट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अब देखिए पहले वाले पार्ट को देखिए, इस एलिमेंट के एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो अभी हमने बताया था आपको इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से इसकी एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट की वजह से इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये वाला जो हाफ रिंग बचा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, दूसरे वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, तीसरे वाले की वजह से फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ठीक है ना। अगर इसकी डायरेक्शन देखें, देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ होगा इस प्लेन के, यानी कि हो गया इनवर्ड्स। तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया इसकी, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1 प्लस B2 प्लस B3, कितना आ गया ये, 0 प्लस 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4a किस डायरेक्शन में, इनवर्ड्स। ठीक है ना। इसी तरह से एक और शेप देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया है, ऐसा कुछ शेप हमें दिया गया है। ठीक है। देखिए यहां पर दो हाफ रिंग है, एक हाफ रिंग, एक हाफ रिंग, ये दो स्ट्रेट एलिमेंट्स हैं। अब इस पॉइंट ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। गिवन है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो हो रही है आई। इसकी रेडियस है A1 और इसकी रेडियस है A2। ठीक है। तो देखिए इस वाले एलिमेंट की वजह से 0 होगा, इस वाले एलिमेंट की वजह से एक्सिस पर है तो 0 हो जाएगा। इस एलिमेंट की वजह से देखें, इस एलिमेंट की वजह से तो होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर,
इस वाले एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको भी अगर हम 4 पार्ट में ब्रेक कर लें, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये हमारा थर्ड पोर्शन हो जाएगा और ये फोर्थ। तो देखिए पहले की वजह से कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस वायर की एक्सिस पर है, इस एलिमेंट के एक्सिस पर है, तो पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। सेकेंड वाले को देखिए, इसकी भी एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ठीक है ना। इस वाले हाफ रिंग की वजह से भी यही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। अच्छा रेडियस अलग अलग है, तो इसकी है a1, तो यहां पर a1 कर दिया, इसकी है a2, तो ये हो गया a2। अब देखिए डायरेक्शन देखते हैं, ये क्या है सर, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड्स। क्लॉक अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई इनवर्ड्स। अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, फोर्थ की वजह से। ठीक है। अगर देखिए इसको हम बाहर की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो अंदर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 प्लस ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं सबको? ठीक है ना। हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए B वेक्टर में लिख दिया। ठीक है, केवल डायरेक्शन हमें देखनी है बस। तो एक्चुअली कितना आ गया ये, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/a1 माइनस 1/a2। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है, देखिए इसका रेडियस कम, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले का ज़्यादा, अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कम, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या आ जाएगी, बाहर वाले की आ जाएगी। तो ये आ गया आउटवर्ड्स। ठीक है ना। आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट जो भी होगा इसका। अब देखिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसे एक और शेप कंसीडर करते हैं, कुछ इस तरह से है। एक लूप है, सर्किल है, लेकिन ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, कुछ इस तरह से है। इतना पोर्शन ये ऐसे बेंड कर दिया गया है वायर। ठीक है। ये इसकी रेडियस है, इस वाले सर्किल की रेडियस है a। ये मान लेते हैं आपकी बात 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस तरह से। इस पॉइंट O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये एंगल दिया गया है हमें 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट को अगर देखें, तो इस वाले पार्ट की वजह से एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा 0। ये वाला जो पार्ट है केवल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट्स होगा, अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कितना आएगा, अगर हमने इसको पहला पार्ट कहा, इसको सेकेंड पार्ट कहा, और इसको हमने थर्ड कहा, तो पहले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, दूसरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, एक्सिस पर है ना इन दोनों की, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। और तीसरे पार्ट की वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू थीटा। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 10⁻⁷। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इंटू करंट की वैल्यू क्या दी गई, 5 एम्पियर, अपॉन ए बचा, ए की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज कर लेने के 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। थीटा देखिए, अब थीटा जो वायर जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड, जितने पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसका एंगल देखते हैं। ये एंगल नहीं देखेंगे, यहां पर नहीं है वायर,
ठीक है ना। ये कंडक्टर यहां पर है तो ये वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल कितना हो गया 360 पूरा होता, 360 माइनस 60 यानी कि 300। तो यहां पर 300 नहीं हम रेडियन में लिखेंगे, तो 300 को रेडियन में चेंज करें कितना आएगा 5 पाई बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आंसर, यानी कितना आ गया देखिए 25/3 पाई, पार्ट्स को सॉल्व करें -1 -7 -6 10⁻⁻6 टेस्ला। डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो ये कुछ शेप थे जिनकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें आपका प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ।